हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर अनदर एपिसोड ऑन बियॉन्ड द रैंक्स। सो आज हमारे साथ ना बहुत ही स्पेशल गेस्ट है समीक्षा दक्ष। तो यार मेरे दादाजी बोलते थे पहले कि इंडिया में ना, और ये नोशन भी है और मेरे दादाजी का भी ये कहना था कि इंडिया में तीन प्रोफेशन ऐसे हैं, ठीक है। एक आर्मी, आर्म फोर्सेस, दूसरा मेडिकल, ठीक है, डॉक्टर्स, और तीसरा फार्मर्स। तो ये इनकी ना अलग ही रिस्पेक्ट है, ठीक है। और मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ किसी भी डोमेन के, मतलब वैसे तो सारी कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन ये जो तीन ऑक्यूपेशंस हैं, ये तीन पोस्ट हैं, ठीक है, ये अलग ही लेवल की इनको इज्जत दी जाती है सोसाइटी में, हमारे समाज में। तो आज हमारे साथ ऐसे ही एक एमबीबीएस स्टूडेंट है जो भी अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई करने अपने फाइनल ईयर में है, और वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बुदाऊं यूपी से है, उत्तर प्रदेश से। तो आज हम समीक्षा से उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, ठीक है, उनका एक्सपीरियंस समझेंगे, कैसे उनकी नीट की प्रिपरेशन थी, क्या वो नीट के एस्पिरेंट्स को टिप्स देना चाहते हैं, उन सब के बारे में समझेंगे। और डिटेल में जानेंगे कि क्या एमबीबीएस के ब्राइट साइड हैं, क्या डार्क साइड हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या ग्राउंड रियलिटी है जो उन्होंने फील की अपने 5 साल की जर्नी में, और उनकी प्रिपरेशन जर्नी कैसी थी जब उन्होंने नीट एग्जाम क्लियर किया। सो समीक्षा, वेलकम ऑन आवर चैनल बियॉन्ड द रैंक्स। हाउ आर यू डूइंग? Hello, thank you, sir, for giving me this opportunity and inviting me on your platform. Currently, I am pursuing final year MBBS at my government medical college, Badaयूं. So, actually, that's a little bit hectic type of schedule in final year. So, all these things and at present time बस यही है कि हाँ भाई फाइनल ईयर है तो डॉक्टर बनना है, अच्छे से बनना है, तो मतलब वो स्टडीज वाला प्रेशर और यही चल रहा है अभी की लाइफ में, तो बस यही है। ग्रेट। सो समीक्षा, स्टार्ट करते हैं शुरू से कि मतलब आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली कि यार मेरे को एमबीबीएस परस्यू करना है, क्योंकि इट्स नॉट एन इजी जॉब टू बी अ डॉक्टर स्पेसिफिकली इन इंडिया, ठीक है। तो वो इंस्पिरेशन कहाँ से आई, क्या मोटिवेशन मिली, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में हमारे व्यूअर्स को बताइए। मैं ट्रूली स्पीकिंग मतलब मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि मैं डॉक्टर बनूंगी। मतलब मैं जानती ही नहीं थी कि डॉक्टर बनना भी होता है। मैं पहले जैसे कभी हॉस्पिटल वगैरह जाते हैं ना, तो जैसे किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए और हमने देखा कि अरे डॉक्टर है, तो मैं तो ये सोचती थी कि डॉक्टर लोग ना अलग ही होते होंगे, कहीं और से ही आते होंगे, पता नहीं इन्हें इतनी नॉलेज कैसे। मतलब कभी इमेजिन नहीं किया था मैंने कि मैं डॉक्टर बनूंगी, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई भी मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं है। बट फिर ट्वेल्थ हो गया ना, तो ट्वेल्थ होने के बाद ऐसा था कि मेरे पापा की फ्रेंड है, वो अपने बेटे को मेडिकल की प्रिपरेशन के लिए बोल रहे थे, तो उन्होंने बोला कि मेरे लिए भी बोला, तो इस वजह से फिर मैं भी चली गई प्रिपरेशन करने। बट मेरे को कभी भी फिर भी नहीं था कि मुझे डॉक्टर बनना है, ऐसा कुछ भी। बट हाँ, हमेशा से ये लगता था कि मैं कोई ऑफिसर बनूंगी। तो ऑफिसर बनने के मामले में बस हमेशा आईएएस बनना है, ये आता था माइंड में। फिर उसके बाद क्या होता था कि भाई माइंड हमेशा से ना, मतलब माइंड और दिल हमेशा से वो आईएएस आईपीएस के पीछे भागा रहता था, उनसे अट्रैक्ट होती रहती थी। लेकिन जब मैं नीट की प्रिपरेशन करने गई, वहां मेरे ऐसे कुछ फ्रेंड्स बने। और पता है वो कहते हैं ना, फ्रेंड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो मेरी लाइफ में भी वैसे ही रहा है। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, वो हमेशा मुझसे ये कहते रहते थे कि समीक्षा तुम ना मतलब अच्छा पढ़ती हो, अच्छा करती हो, तुम अगर इसमें अच्छे से मेहनत करोगी तो तुम जरूर एग्जाम क्रैक कर लोगी, जरूर कर लोगी। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में भाई आईएएस बनना है, वो वाली चीज लगी रहती थी। लेकिन मेजर फैक्टर मेरे को एक जो मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में सीखा है वो ये कि अगर आपको ऐसा है ना कि आपको कोई मंजिल पसंद है, लेकिन आपको उसका रास्ता पसंद नहीं है, तो आप उस मंजिल पे कभी नहीं पहुंच पाओगे। मेरे साथ ऐसा ही था। मतलब मुझे आईएएस बनना पसंद था, आईपीएस बनना पसंद था, मैं उन लोगों से अट्रैक्टेड थी। लेकिन मुझे सोशल साइंस पढ़ना, पॉलिटिक्स और ये सब, ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब इधर में देखूं तो मुझे साइंस पसंद है, फिजिक्स, मैथ्स भी पसंद है, केमिस्ट्री, ये सब पसंद है। लेकिन वो डॉक्टर बनने वाले सपने कभी नहीं देखे। तो वही मेरे साथ हुआ है। तो मतलब मुझे रास्ता इसका पसंद था, और मेरे फ्रेंड्स और ये सब लोग भी कहते रहते थे कि हाँ भाई तुम डॉक्टर बनो बनो। तो एक ये वाला फैक्टर रहा। फिर उसके बाद जब मल्टीपल अटेम्प्ट्स दिए हैं मैंने, मतलब मेरा ऐसे नहीं हुआ है, मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद हुआ। तो क्या हुआ कि स्टार्टिंग में मेरे साथ ये रहता था कि मेरे दिल में आईएएस भरा हुआ है और मैं कर रही हूँ प्रिपरेशन। लेकिन कुछ अटेम्प्ट्स गुजरने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन तो कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं इस एग्जाम को नहीं निकाल पाती हूँ, तो एक एग्जाम ना क्रैक करने की वजह से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी लूज होता है। जब आपको पता है कि हाँ आप कर सकते हो उस चीज को, और फिर भी नहीं कर पा रहे हो, तो वो कॉन्फिडेंस लूज होता है। तो वही चीज फिर मेरे को रियलाइज हुई। तो मैंने कहा कि भाई पहले मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस लेके आना है, और फिर जाना है। तो मेरा एग्जाम क्रैक हुआ, मैं कॉलेज में आई। और क्या है ना कि फैमिली में कोई मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं था, तो मुझे पता ही नहीं है कि क्या होता है डॉक्टर्स का, क्या लाइफस्टाइल है, क्या अर्निंग है, क्या कुछ भी नहीं पता।
फिर जब यहाँ कॉलेज में आई हूँ तो अब देखती हूँ और डॉक्टर्स को देखती हूँ, जो फीमेल डॉक्टर्स हैं उनका ऑरा देखती हूँ, तो उसको देख के अब इंस्पिरेशन मिलती है। तो मतलब अगर मैं कहूँ तो मुझे नीट एग्जाम क्रैक करने के बाद डॉक्टर बनने की इंस्पिरेशन ज्यादा मिल रही है। और मतलब मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं गायनेक बनने के सपने देखूंगी, कि मैं गायनेकोलॉजिस्ट बनने के सपने देखूंगी। मेरे यहाँ पे काफी सारी फीमेल डॉक्टर्स हैं, मतलब सीनियर मैम है जो गायनेकोलॉजिस्ट है, तो उनका जो ऑरा होता है ना, वो जब निकलती है बात करती है तो उनको देख के अच्छा लगता है। तो वो चीज अब मेरी इंस्पिरेशन बन रही है। ग्रेट ग्रेट, गुड टू नो। सो अभी यहाँ पर आपने बात करी कि आपने मल्टीपल अटेम्प्ट्स दिए। सो मैंने 2014 और 2015 दो बार नीट दिया हुआ है। और मतलब मेरे टाइम पर तो AIPMT UPC PMT सभी होते थे। और अनफॉर्चुनेटली मेरे को मतलब आई वाज नॉट एबल टू क्वालिफाई AIPMT एम्स वगैरह, कोई भी एग्जाम में मैं नहीं क्वालिफाई कर पाया था। तो मुझे यहाँ पर ये जानना है कि अभी का जो ट्रेंड, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस भी आई बिलीव 10 सालों में चेंज हो गए होंगे। तो जो अभी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं लोग, ठीक है, उनके लिए आपको क्या क्योंकि मैं आपको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर रहा हूँ, तो वहाँ पर आप छोटे छोटे वीडियोस और आपका यूट्यूब चैनल भी है, आप उसके उसके माध्यम से आप डालते रहते हो नीट एस्पिरेंट्स को गाइड करने के लिए। तो अगर वन पीस ऑफ एडवाइस, अगर कोई भी जो 11th 12th में जिसने अभी बायोलॉजी ली है, उस बंदे को आप देना चाहते हो कि यार कैसी तैयारी करना चाहिए, कि या प्रॉपर ड्रॉप लेना चाहिए उसे, या फिर 11th 12th से ही वो अपनी तैयारी में ऐसा क्या करे, अपने डेली स्केड्यूल में वो ऐसा क्या करे जिसके उसकी तैयारी इन्हांस हो, तो आप क्या क्या सक्सेस मंत्रा या फिर क्या एक टिप्स दे सकते हो एज अ सीनियर जूनियर्स को या हाँ, एस्पिरेंट्स। इस चीज में मैं यही कहूंगी कि जैसे कि मैं अपनी कमियां और अपनी गलतियों से ही मैं बताऊंगी, क्योंकि जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस रहे हैं। तो जैसे कि मेरी एक कमी ये रही थी कि मैंने कभी ना पहले सोचा ही नहीं था कि मुझे डॉक्टर बनना है। ठीक है। तो जब आपको आपके टारगेट के बारे में पता ही नहीं होता तो आपके अंदर वो जुनून नहीं आ पाता। ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट जब 10th में है, 10th कर लिया है, तो अब उसको क्लियर कर लेना चाहिए कि उसे किस स्ट्रीम में जाना है। कई बार पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं अरे 12th करने के बाद ही देख लेंगे, लेकिन नहीं, आपको 10th करने के बाद ही डिसाइड कर लेना है कि मेरे को किस स्ट्रीम में जाना है। नहीं डिसाइड हो पा रहा है, ऑनलाइन देखो, लोगों की लाइफस्टाइल देखो, बात करो और फिर डिसाइड कर लो। और एक चीज डिसाइड कर ली, कुछ भी हो, देखो जरूरी नहीं है कि आपको डॉक्टर ही बनना है, आप आर्ट साइड लेके IAS भी बन सकते हो ना, किसी भी फील्ड में जाओ, लेकिन एटलीस्ट अपना एक फील्ड डिसाइड कर लो। फील्ड डिसाइड कर लिया, उसको टारगेट में रखते हुए अपनी 11th 12th की प्रिपरेशन करो। अगर आप 11th 12th की प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में या फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर लेते हो, दैट इज गुड। लेकिन नहीं कर पाते हो तो एक ड्रॉप लो, प्रॉपरली ड्रॉप लो, और सबसे पहले ये जानो कि उस एग्जाम का जो सिलेबस है वो क्या है। ये भी मेरी मिस्टेक रही थी बिगनिंग अटेम्प्ट में, मुझे यही नहीं पता था कि मेरा सिलेबस क्या है। तो सिलेबस क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में क्या आ रहा है वो हमारा यहाँ से क्लियर हो गया। उसके बाद प्रॉपरली जब सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आपका स्टडी रिसोर्स क्या है। कई बार इतनी ज्यादा ओवर गाइडेंस हो जाती है, ये बुक ले लो, वो बुक ले लो, वो बुक नहीं करनी आपको। मेन जो बुक्स है आपको वो बुक्स फॉलो करनी है, टाइम पे सिलेबस खत्म करना है, और टाइम टू टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। पता है कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा हार्ड बना दिया है उतना हार्ड है नहीं है, चीजें बहुत सिंपल है ना। वो कहते हैं ना, रास्ता जो है मंजिल को पाने का, हाँ मुश्किलें वो वाली है कि जो आपको पर्सनल बॉडी के लेवल पे, मेंटल लेवल पे प्रॉब्लम आएंगी, लोग क्रिटिसाइज करेंगे, वो सब है। लेकिन अभी ये डिस्ट्रैक्शन और अलग है कि ये स्ट्रैटेजी, वो स्ट्रैटेजी, और ऐसे कर लो वैसे कर लो, कुछ भी नहीं है। अगर आप सिंपल एक पाथ पे चलते हो और उस पाथ में कुछ गिने चुने पॉइंट्स है कि आपको सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर चैप्टर के लगाने ही लगाने हैं। अगर आपको 720 में से 600 प्लस 650 मार्क्स चाहिए, तो इसका मतलब पक्का है कि आपको पूरा सिलेबस और हर एक टॉपिक तैयार होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं कुछ टॉपिक छोड़ दूं, कुछ टॉपिक में वीक हूं तो चल जाएगा, नहीं चलेगा। अगर आपको चाहिए भाई 650 प्लस मार्क्स, तो डेफिनेटली आपको सब कुछ आना चाहिए, कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो मैंने तो प्रॉपरली हर चैप्टर के अंदर के जो सब टॉपिक्स थे ना वो भी लिख लिए थे कि भाई मेरे को ये टॉपिक आता है तो टिक, नहीं आता है तो उसको जाके अच्छे से पढ़ूंगी, चाहे किसी वीडियो से या फिर किसी भी बुक से पढ़ना पड़े। मुझे पता है मुझे सब कुछ तैयार करना है और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाने हैं, कई बार हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही नहीं लगाए होते हैं बच्चों ने सारे, है ना। तो और दूसरी चीज कि आप जो भी स्टडी रिसोर्स फॉलो कर रहे हो, लाइक एनसीईआरटी होगी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो गया, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, ये तो मैं बहुत ही बेसिक बता रही हूँ, एटलीस्ट ये पूरा कंप्लीट करो। क्योंकि मैं बता रही हूँ, जब मैंने 2020 वाला एग्जाम देने गई थी तो मैंने नीट यूजी का
और जेई मेंस की फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए किए थे। तो मैंने एक एक क्वेश्चन उसका कंप्लीट किया था और उस सब पे टिक लगे थे। और फिजिक्स के लिए भी जो मैंने बुक फॉलो की थी, मैं फिजिक्स के लिए डीसी पांडे की बुक फॉलो की थी, तो उसका भी एक एक क्वेश्चन मैंने किया था और उस सब पे टिक थे। और वो चीज मेरे को इतना कॉन्फिडेंस दे रही थी, मुझे ये लग रहा था कि भाई कुछ भी सही, मैं एग्जाम में जाने से पहले मैंने ये काम पूरा करा हुआ है। तो वो काम को पूरा करने का जो कॉन्फिडेंस होता है वो भी आपको एग्जाम में मतलब बेनिफिट देता है। ये चीज कॉन्फिडेंस देती है। तो ट्रू। मल्टीपल रिसोर्सेज, मल्टीपल गाइडेंस, मल्टीपल मेंटर्स, इनको अवॉइड करके सिंगल एक मेंटोर और सिंगल वन स्टडी रिसोर्स, टाइम टू सिलेबस खत्म करना, प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ये सब चीजें ज्यादा जरूरी है। और इसी को फॉलो करते रहेंगे ना। और हाँ, लास्ट टाइम जो होता है ना एग्जाम से पहले का 1 से 2 मंथ का, वो इतना इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे समझ लो कि जैसे कि आप एक 100 मीटर की रेस दौड़ रहे हो, और अगर आप स्टार्टिंग से ही बहुत तेज भागोगे, बहुत तेज, तो आप लास्ट तक तो पहुंचते पहुंचते ना थक जाओगे। तो कई बार ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग में बहुत तेज भागते हैं और लास्ट का टाइम आता है कि जब 10 मीटर की रेस रह रही है और बस वहां थक गए कि अरे अब मुझसे नहीं हो रहा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, सारा हौसला, सेल्फ कॉन्फिडेंस सब जा चुका है। लेकिन वही वो टाइम है जब आपको तेज दौड़ना था और आप पहले सारी एनर्जी आपने शुरू में ही लगा दी। तो शुरू के जो मंथ है, जब आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, तो ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो। मतलब जब जो बच्चा अगर जून जुलाई के टाइम पे है, अगस्त सितंबर इन टाइम पे है, तो ओवर कॉन्फिडेंट बनने की जरूरत नहीं है कि मैं पूरे पूरे 16 16 17 17 घंटे पढ़ लूं। अगर आप इस टाइम पे 10 12 घंटे की स्टडी मेंटेन कर ले रहा है स्टूडेंट, दैट इज मोर देन इनफ। लेकिन मैं कहूंगी जो आखिरी के 2 महीने बचे हैं ना, भाई उसमें जान लगा देना। मतलब उसमें पढ़ने, खाने, सोने के अलावा कुछ काम मत करना। मतलब 6 घंटे सोना और पढ़ना, बस। इसके अलावा कुछ मत करना। आप सोच लो कितने घंटे हो सकते हैं। और मैं सच बता रही हूँ, मैंने आखिरी का 1 महीना ना ऐसे ही काटा था। और वो इतना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उस टाइम पे आपको सेल्फ डाउट बहुत आता है। उस टाइम पे इतना ज्यादा एंग्जाइटी होती है। तो कई बार क्या होता है, वो एंग्जाइटी को दूर करने के लिए सोचते हैं कोई मूवी देख ले, कोई कॉमेडी वीडियो देख ले, या फिर कोई गेम खेल ले ताकि वो एंग्जाइटी दूर हो जाए। लेकिन उस एंग्जाइटी से जब तक दूर भागते रहोगे, तब तक वो एंग्जाइटी दूर नहीं होगी। उस एंग्जाइटी को दूर करने का एक ही सिंपल सोल्यूशन है कि भाई जिससे दूर भाग रहे हो उससे पढ़ो। है ना, पढ़ाई से दूर भाग रहे हो, पढ़ोगे नहीं तब तक खुशी नहीं मिलेगी। और ये पेरेंट ही जानता है, पढ़ने के बाद जो खुशी मिलती है वो ज्यादा बड़ी होती है। वो किसी भी वीडियो गेम, किसी भी कॉमेडी वीडियो को भी देख के इतनी हंसी नहीं आती है जितनी खुशी जब आपको प्रॉपर अपना काम पूरा करके आती है। तो मैं तो सही। बस इन शॉर्ट यही है कि काम पूरा करना बहुत जरूरी है। थोड़ा काम पर उसको रेगुलरली पूरा रिवीजन करना, बस। गॉट इट, गॉट इट। बहुत अच्छे आपने टिप्स बताए और अपनी जर्नी से रिलेट करके। यहाँ पर समीक्षा, मुझे भी ना एक चीज़ फील होती है, ऑल दो मतलब मेरा तो काफ़ी मतलब नोन है, काफ़ी सारे मेरे दोस्त एम्स में भी हैं, सफदरजंग में भी हैं, और किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के जी एम सी लखनऊ में भी है। ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज़ जो फील होती है वो ये है कि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था 10 साल पहले, तो उस टाइम पर जैसे मैंने कोटा एलन से ड्रॉप लिया हुआ है। ठीक है, तो रेजोनेंस हो गया, कुछ कुछ गिनी चुनी कोचिंग्स थी, ठीक है, जो नाम थे, जैसे दिल्ली एनसीआर में आकाश का नाम चलता था। ठीक है, अब लेकिन क्या हो गया है, तो इसके ना जैसे एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे अब हर चीज़ ना आपके मोबाइल पर आ गई है। लेट से 10 12 का सिलेबस फ्री में कवर करवाने वाले इतने यूट्यूब चैनल्स हैं, फ्री में हर चीज़, जस्ट क्लिक ऑफ अ सेकंड पर अवेलेबल है हर चीज़। और जैसे बहुत सारी कोचिंग्स हैं, जैसे फिजिक्स वाला हो गई, और बहुत सारी एन नंबर ऑफ कोचिंग्स जो कि बहुत अच्छा काम कर रही है। जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, जो फिर लोअर मिडिल क्लास वाले बच्चे हैं, उनको भी सस्ती कोचिंग प्रोवाइड करा रहे हैं। क्योंकि वरना मेरे टाइम पर भी ऐसा होता था कि यार कोटा भेजना वॉज गोइंग टू बी अ बिग डील, क्योंकि यार वहाँ रहना, लाख रुपए का खर्चा, फिर वहाँ की फीस, ट्यूशन फीस, हॉस्टल की फीस, मेस का खर्चा बहुत बहुत क्योटिक होता था, पैसे लगते थे उसमें। तो मुझे यहाँ पर एक चीज समझना है कि आपको भी क्या ऐसा लगता है कि वो जैसे कोटेशन है कि टू मैनी कुक्स स्पॉइल द फूड, तो अब बहुत ज्यादा ओवर ओवर मटेरियल आ गया, कि मटेरियल बहुत सारा है। तो इस उसमें क्या बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोचिंग लें, फ्री में पढ़ें, कोटा जाएं, दिल्ली आएं? आपका क्या टेक है इस पर? आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी सी खिचड़ी पकती जा रही है, कि क्या क्या लगता है आपको इस बिल्कुल बिल्कुल, खिचड़ी ही पक रही है। ये आपने बहुत सही वर्ड यूज किया है, क्योंकि मल्टीपल सोर्सेज बहुत ज्यादा है। जैसे मैं नीट की प्रिपरेशन करती थी तो उस टाइम पे इतने सोर्सेज नहीं थे। लेकिन अब मैं नीट पीजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मेरे टाइम पे भी, अब पीजी में भी बहुत सारे रिसोर्सेज है, बहुत सारी कंफ्यूजन है। ये बुक्स ले लो, ये कोर्सेज ज्वाइन कर लो, बहुत सारा कुछ है। लेकिन मुझे पता है अपनी गलतियों से,
और मुझे ये पता है, मैं जैसे बताऊं आपको, मैंने जब 12th कर लिया था तो उसके बाद मैं एक लोकल कोचिंग में ही गई थी पढ़ने। तो वहां पर क्या होता था कि वो कोई बहुत बड़ी कोचिंग तो थी नहीं उस टाइम पे, एलन, आकाश, इनका बहुत ज्यादा बोलबाला होता था। तो हम क्या सोचते थे, उस कोचिंग में जो हमें मॉड्यूल दिए गए हम उनको करते नहीं थे पूरा। मैंने बताया ना, पूरा करना बहुत जरूरी है। तो हमने वो पूरा ही नहीं करे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे, पूरा चैप्टर नहीं कंप्लीट किया। अब ये मन में रहता था, अरे आकाश के मॉड्यूल कर लेते ना तो शायद सिलेक्शन हो जाता, एलन के मॉड्यूल कर लेते तो सिलेक्शन हो जाता। लेकिन जो बच्चों ने उस टाइम पे उस कोचिंग के मॉड्यूल करे थे ना, उनका भी सिलेक्शन हो गया। मैटर करता है कि आप एक चीज को पकड़ लो और उसको पूरा कर लो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप सब पे नजर रखते रहोगे तो नहीं होगा। यही चीज मैं अब करती हूँ। मैं नीट पीजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैंने एक सब्सक्रिप्शन ले रखा है। अब मैंने सब्सक्रिप्शन क्यों लिया है? अगर मैं सब्सक्रिप्शन नहीं लूंगी और मैं सिर्फ सारा सारा फ्री फ्री देखती रहूंगी ना, तो मेरे अंदर एक वो नहीं आएगा कि मतलब कहते हैं ना कि फॉलो करने के लिए जो डिजायर होती है कि हाँ भाई मेरे को इस बात को फॉलो करना है, मैंने भी तो कुछ अपना इनपुट लगाया है। तो वो चीज नहीं आएगी। तो आप एक प्रॉपरली एक सब्सक्रिप्शन ले लो, ठीक है, उससे भी आपका एक डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। और उसके अकॉर्डिंग बस उसको लास्ट तक फॉलो कर लो, रिवाइज करते रहो, दैट्स इट। क्योंकि जितना ज्यादा वही है ना कि शॉप पे जाते हैं, ज्यादा मल्टीपल वैरायटी दिखाते हैं वो लोग, तो कंफ्यूज होते हैं। तो एक कपड़े पकड़ो और उसी को पहनो, बस जाओ। वही है। समीक्षा, आपने कोचिंग ली थी क्या? हाँ, मेरा ऐसा था, मैंने 2014 में 12th किया था, है ना। तो 2014 में 12th मेरा ये था कि मुझे 11th में क्या पढ़ा है मुझे नहीं पता। मेरा स्कूल भी ऐसे ही था, मतलब ऐसा होता है ना कि बस स्कूल पासिंग टाइप, वही। फिर उसके बाद एक कोचिंग थी मेरे घर के ही पास, उसको ज्वाइन कर लिया था। तो बट वहां पहुंचने के बाद भी मैंने बताया, जैसे मेरे को कोई सिलेबस की नॉलेज नहीं है, मेरा टारगेट एकदम से क्लियर नहीं है। तो वो जो टाइम था, मैंने अक्टूबर में ज्वाइन की थी कोचिंग, और मई में एग्जाम था और वो टाइम सारा पास हो गया। फिर उसके बाद में वापस आ गई। लेकिन मुझे इतना पता चला कि भाई मैंने कोचिंग में टाइम जरूर वेस्ट कर दिया है, लेकिन मेरी गलतियां मैंने उस साल बहुत सारी कर दी थी। कि कोई कोई प्लान नहीं, कोई सिलेबस के बारे में नॉलेज नहीं, किन बुक्स से पढ़ना है, और कोई बिलीव, सबसे बड़ी बात है टीचर और बुक्स पे बिलीव होना। बच्चों को बिलीव ही नहीं होता आजकल कि अरे हम इससे देख रहे हैं तो इससे कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, ये क्वेश्चन हो जाएंगे कि नहीं होंगे। बिलीव मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। तो वो सब कुछ नहीं था। फिर वापस मैं घर आ गई थी और फिर मैंने बीएससी कंटिन्यू किया। 3 साल मेरे, मतलब 3-4 साल में हो पाई थी मेरी बीएससी, वो कंप्लीट किया। फिर दोबारा से प्रिपरेशन की थी, तब जाके हुआ था। अच्छा, तो मतलब आपने मतलब पूरा सेल्फ स्टडी किया है नीट एग्जाम के लिए? मतलब जैसे पहले एक बारी ले लिया था कोचिंग, अब वो उस कोचिंग का कोई रोल ही नहीं रहा, फिर बीएससी करी, घर आ गई। फिर उसके बाद जब बीएससी कंप्लीट हो गया था तो 2017 में मैं आगरा गई थी। मतलब मैं फिरोजाबाद की हूँ तो मैं आगरा गई थी। तो वहां पे मैंने इंडिविजुअल क्लासेस ज्वाइन की फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। और वहां से मैंने अपना फिजिक्स केमिस्ट्री अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया। 2019 वाला एग्जाम देना था मुझे, लेकिन सॉरी, नहीं, 2018 वाला एग्जाम देना था मुझे, इसीलिए 2017 में गई थी। तो बट 2018 वाला एग्जाम मेरा क्रैक नहीं हुआ। फिर मैं घर आ गई। फिर 2019 के लिए प्रॉपरली मैंने घर रह के तैयारी की, और दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग एंड मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट पॉइंट था मेरी लाइफ का। कि यहाँ पे मैंने 2019 वाले एग्जाम की प्रॉपरली घर रह के तैयारी की, कोई मेंटोर नहीं, कोई टीचर नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना अच्छा स्कोर कर लूंगी। तो एग्जाम में मेरा ये था कि अच्छे से जा रहा था मैं अपनी, हाँ, मेरा ये था कि मैंने प्रिपरेशन टाइम में प्रॉपरली एनसीईआरटी फॉलो की, और मैंने जो पिछली गलतियां थी ना उनको ध्यान में रखा कि भाई मेरे को एक स्टडी रिसोर्स लेना है, उसी को आखिरी तक रट्टा मारना है, बिल्कुल सब उसी को पढ़ना है। और फिर 2019 वाले एग्जाम में ये था, मेरा 637 स्कोर बन रहा था। बट वो था कि उस साल मेरी ओएमआर फिलिंग गलत हो गई थी, और उस ओएमआर फिलिंग गलत होने की वजह से मेरे 43 क्वेश्चन, सॉरी, 43 क्वेश्चंस मैंने गलत फिल कर दिए थे, जिसकी वजह से वो 637 से स्कोर मेरा 440 चला गया। तो वो अटेम्प्ट मेरे हाथ से चला गया। लेकिन मुझे उस साल इतना बिलीव हो गया कि मैं एग्जाम क्रैक कर सकती हूँ, मैं रैंकर बन सकती हूँ। उस साल अगर 637 स्कोर आता तो मेरी टॉप 1000 में रैंक आराम से आनी थी। तो अब मुझे ये पता है कि हाँ, मैं मेहनत ऐसे करूंगी तो मुझे ऐसे रैंकर बनते हैं। आई नो कि कैसे रैंकर बनते हैं। बस ये था। फिर नेक्स्ट ईयर फिर से घर पे ही प्रिपरेशन की, देन 2020 वाला एग्जाम क्रैक किया था। ओके। सो समीक्षा, यहाँ पर ना मुझे ये समझना है आपसे कि जब आपका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ, ठीक है, तो
क्या आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी, मतलब क्या आपने कुछ वीडियोस देखी होंगी, कुछ सीनियर से भी बात करी होगी, ठीक है, कुछ ना कुछ सोशल मीडिया स्क्रॉल किया होगा देखने के लिए कि कैसी लाइफ रहती है, तो जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, ठीक है, और जो ग्राउंड रियलिटी थी, उसमें क्या कोई मिसमैच आया, या फिर जो मतलब आपने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा चीजें मिली? मतलब आप पॉजिटिव नेगेटिव्स दोनों बता सकते हो, जो आप एक्सपेक्ट करके आए थे, जो आपने सुना हुआ था वर्ड ऑफ माउथ से, यूट्यूब से, सोशल मीडिया से, और जो आपने रियलिटी में फेस किया, ठीक है, इन एवरी एस्पेक्ट, वो आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं। तो देखिए, वैसे मैंने एमबीएस की डिग्री से एज सच बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगाई थी। हाँ, ये लगता था कि बहुत अच्छे से कॉलेज में जाऊंगी, है ना। तो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, कॉलेज का सिटी अच्छा हो, ये वाली एक्सपेक्टेशन मेरी ज्यादा थी, क्योंकि मैं बहुत टाइम से अपने घर पे ही रहती थी, तो मैं ये चाहती थी कि कॉलेज जाऊंगी एटलीस्ट तो अपनी अदर स्किल्स को इम्प्रूव कर पाऊंगी। तो जैसे कि मैं बदायूं में पढ़ती हूँ, तो बदायूं एक बहुत ऐसा बड़ा शहर तो है नहीं है। तो हाँ, यहाँ मेरी एक्सपेक्टेशंस से कम ही मिला मुझे। बट ये है कि मैं ऑनलाइन जो भी कर रही हूँ, इस तरह से अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए कर रही हूँ। लेकिन जैसे कि मैं यहाँ जब मुझे एक चीज फील हुई कि मेडिकल कॉलेज के बाहर की दुनिया और मेडिकल कॉलेज के अंदर की दुनिया में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कि क्या, कि बाहर क्या होता है कि जूनियर सीनियर वाला ना इतना मैटर नहीं होता। मतलब लोग ये ध्यान ही नहीं रखते इतना कि कोई बड़ा है तो उससे क्या बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, चलता है। लेकिन मेडिकल कॉलेज के अंदर आप किसी भी सीनियर से क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। मतलब वो सीनियर भले ही आपसे एज में कम है, लेकिन अगर वो आपसे सीनियर है, आपसे पहले आए हुए हैं, तो आपको उनकी रिस्पेक्ट मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, अब जो बहुत नए नए स्टूडेंट्स आएंगे वो तो अच्छे अच्छे स्कोर पे आएंगे। तो उनको ये लगेगा कि भाई मैं तो बहुत अच्छे से नीट का एग्जाम क्रैक करके आया हूँ, मेरा तो ये स्कोर है, मैंने ये भी एग्जाम क्रैक किया है, मुझे तो बहुत कुछ आता है। लेकिन आपसे पहले ऑलरेडी बैठे हुए हैं, है ना। तो सीनियोरिटी और जूनियरिटी वाला जो फैक्टर है ना, ये बहुत ज्यादा होता है मेडिकल कॉलेज में। कि आप मतलब स्टार्टिंग में तो ऐसे रहता है कि मतलब नजरें उठा के नहीं बोल सकते हो, नजरें नीचे करके ही बोलना है। एक तो मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ ना, तो मैंने कभी मतलब मेरी आदत ही है बड़ों की तरह रहने की। तो मैंने तो कभी नजरें झुका के कुछ किया ही नहीं। तो अब मैं यहाँ कॉलेज में आई तो फिर ये था कि नजरें नीचे करो। तो पहले तो होती ही नहीं थी नजरें नीचे, कि नजरें नीचे कैसे करो। पर धीरे धीरे हैबिट बनी, है ना। और पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो इससे सीख है कि किस तरह से बड़ों से बात करनी होती है। कायदा मैं अपने पापा को बोलती थी कि पापा ये देखना, यहाँ पे तो ऐसे करते हैं कि ऐसे बात करो, नजरें नीचे करके बोलो, अगर तुम्हारी गलती है फिर भी कुछ नहीं बोलना है, जवाब नहीं देना है, कुछ नहीं है, बस सॉरी से सॉरी, बस बात खत्म। मतलब पलट के मुझे होता है ना आर्ग्यू करना, कि नहीं नहीं मेरी गलती नहीं थी, मैंने नहीं किया, वैसे नहीं किया, कुछ नहीं, तुम्हारी गलती हो या ना हो, तुम्हें चुप रहना है, दैट्स इट। अगर पूछा जा रहा है तो अपना पॉइंट रख दो, अगर जो भी सही, पर ज्यादा आर्ग्यू नहीं करना है, ये चीज रख ले, मैनर्स बस। तो ये मैनर्स जो होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा मैंने मेडिकल कॉलेज में आके ही सीखे हैं। और रही बात, ये चीज मैंने पहले कभी इमेजिन नहीं की थी कि इतना ज्यादा होता होगा। तो बाकी रही बात की, एक फ्रीडम भी मिली है मुझे मेडिकल कॉलेज में जब से आई हूँ। मतलब जैसे मैं एक थोड़ा, मेरी फैमिली और जो मेरे जहाँ पे भी मैं रहती हूँ, वहां पे गर्ल्स को इतनी फ्रीडम नहीं होती कि वो बाहर घूम सके या बाहर कैसे भी जा सके। मतलब हमारे यहाँ तो घर पे ऐसे होता था कि अगर मैं सुबह सुबह वॉक करने जाना है ना, तो मैं वॉक करने नहीं जा सकती, क्योंकि माहौल ही ऐसा नहीं है कि लड़कियां सुबह वॉक पे जा रही हैं, है ना। लेकिन अब वो फ्रीडम फील होती है कि सुबह जब भी जाना है, शाम को जाना है, कहीं भी जाना है, मैं आराम से जा सकती हूँ। लेकिन बीच में कुछ इंसिडेंट्स अभी ऐसे हुए हैं जिनसे थोड़ा सा ये लगता है कि नहीं नहीं नहीं, वो पापा मम्मी ने जो बोला था ना, वो ही बात ज्यादा सही थी। तो कहीं ना कहीं थोड़ी फ्रीडम भी मिली है, लेकिन थोड़ा एक डर भी लड़कियों के अंदर तो डेवलप हुआ ही है ना। तो यही चीजें हैं बस। तो समीक्षा, मेडिकल स्टडीज में पढ़ाई का प्रेशर कैसा है? मेडिकल स्टडीज में ना पढ़ाई तो खूब भर भर के है सच में। पर ये भी है कि मजे भी हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप मतलब सिर्फ पढ़ते रहोगे। मुझे लगता है कि एमबीबीएस में या मेडिकल स्टडीज में वही स्टूडेंट आए जो पढ़ाई को और एंजॉयमेंट को बैलेंस करना सीख जाए। और जो बच्चे इसको बैलेंस करना सीख जाते हैं ना, वो ही निकल जाते हैं। आप देखो जितने भी कूल से डॉक्टर होंगे ना, वो वही होंगे जो पढ़ भी लेते हैं, चलते फिरते पढ़ भी लेंगे, और वो मजे भी कर लेंगे और सारे काम कर भी लेते हैं। और ये होना ही चाहिए। अगर आप ये सोचो कि नहीं यार बहुत पढ़ना पड़ेगा,
अगर आपके ये माइंडसेट है कि बहुत पढ़ना पड़ेगा तो प्लीज बताओ मेडिकल में, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि भाई ह्यूमन बॉडी इज नॉट अ सिंपल थिंग, मतलब सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज तो ह्यूमन बॉडी है, और आपको पूरी ह्यूमन बॉडी पढ़नी है, तो फिर आपको पढ़ना तो पड़ेगा डेफिनेटली, है ना। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए भाई मेरे को पढ़ना है। और मैं सच बताऊं, मेरे को बचपन से ये था कि मैं कभी पढ़ाई बंद नहीं करना चाहती, कुछ भी हो मैं अपनी पढ़ाई बंद नहीं करूंगी। मेरे पापा भी बोलते हैं कि अगर आपने पढ़ाई, जिस इंसान ने पढ़ाई बंद कर दी ना, तो ये समझ लो आप वहां से वो उसकी ग्रोथ कम होती जाएगी। खैर कैसे भी पढ़ते रहो, पर पढ़ते रहो, है ना। और यही रहता है कि हाँ, इंजॉयमेंट और पढ़ाई दोनों ही बैलेंस करना तो जरूरी है। हाँ, एक फायदा भी होता है मेडिकल का कि हमारे हर महीने एग्जाम्स ही लगे रहते हैं, वाइवा एग्जाम्स लगे ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। तो पहले क्या होता था कि मुझे ऐसे डर लगता था कि अगर किसी ने रैंडमली कुछ पूछा, किसी ने क्वेश्चनिंग शुरू कर दी, तो मैं कैसे जवाब दूंगी, कैसे अपना पोस्चर मेंटेन करूंगी, वो हेजिटेशन, ये सब रहता था। लेकिन अब इतने वाइवा दे चुकी हूँ ना फाइनल ईयर तक आते आते, कि अगर मुझे कुछ नहीं आता है और सामने वाला मुझसे कुछ भी पूछ ले, और मैं फिर भी बैठ के कुछ ना कुछ तो कर ही दूंगी, कुछ नहीं तो मैं सॉरी तो बोल ही दूंगी, और एक रिस्पेक्टफुल मैनर में, सॉरी सर, आई ट्राई टू स्टडी मोर, आई गिव यू बेस्ट आंसर इन नेक्स्ट टाइम, बस इतना करके अपने उस टाइम को पास कर लूंगी। तो ये चीज मुझे इसने मेडिकल ने सिखा दिया है कि आपने मतलब इतने एग्जाम और इतने वाइवास ने ये चीज बिल्ड कर। ओके। सो समीक्षा, यहाँ पर ना मेरे को ये चीज़ पूछनी है कि जैसे ना हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, लाइक एवरी कॉइन हैज गॉट टू फेसेस, ठीक है। तो लाइक ऑन अ ब्रॉडर पिक्चर, आप जो भी हमारे व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे मतलब किसी भी एज ग्रुप के, चाहे अगर नीट एस्पिरेंट्स के पेरेंट्स भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप उनको सभी सभी टाइप की ऑडियंस को क्या ये सजेशंस देना चाहते हो? क्योंकि बाहर से एक एक ये भी लगता है ना कि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, कि बाहर से देखने में एक एमबीबीएस की दुनिया अलग दिखती है, ठीक है, एक थर्ड आई पर्सपेक्टिव से, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो एक नहीं बता सकता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर आपसे ये समझना है कि ब्राइट साइड क्या है एमबीबीएस स्टूडेंट की, या एक ठीक है, और एक डार्कर साइड क्या है, उसके रिगार्डिंग आप थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए कि यार जो एस्पिरेंट्स या जो पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं इस लाइन में, वो इन सब चीज़ों को ना सब चीज़ सोच परख कर समझ कर ही ये लाइफ में ये डिसीजन लें, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है डॉक्टर बनना। ओके, तो मेडिकल लाइन का अगर मैं ये कहूँ कि ब्राइटर साइड और डार्क फेस दोनों ही क्या है, तो मेरे हिसाब से एक चीज है, मैं ये किसी से ये नहीं कहना चाहती कभी भी कि मैं मैं एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि खुद सक्सेसफुल हो जाते हैं और फिर वहां के सिर्फ और सिर्फ डार्क फेजेस ही लोगों को दिखाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो आने वाली जनरेशन है वो नेगेटिव होती जाती है। फिर क्या होता है कि उस जनरेशन के माइंड में अगर कुछ अच्छा भी होता है ना करने के लिए, तो वो ऑलरेडी नेगेटिव हो रखी होती है, तो फिर वो कुछ अच्छा नहीं करते। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मेडिकल लाइन बिल्कुल बेकार है, आप आओ मत, आप आओ लेकिन आप अपने प्रिकॉशंस लेकर आओ, ठीक है। क्योंकि देखो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ये हैं कि आपको रिस्पेक्ट मिल जाती है, लेकिन हर वही बात है, आप देख रहे हो बिल्कुल कम्युनिटी में अभी जो भी हो रहा है ना, आप देख रहे हो कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिस्पेक्ट ही रिस्पेक्ट है, लोग नेगेटिव भी बहुत है ना। और मतलब मुझे तो लगता है कि आप डॉक्टर जब ही बनो जब आप खुद में चाहते हो कि डॉक्टर बनना, आप उन सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स को हैंडल करने के लिए मेंटली रेडी हो। नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है, आप जाओगे, आप सोच रहे हो मैं तो भाई इतनी पढ़ाई करके आया हूँ, मैं तो इतने एग्जाम्स क्रैक करके आया हूँ, अब लोग मेरे सामने मतलब इज्जत करें, मेरे सामने बिछ जाए, ऐसा नहीं होगा। लोग तो आपको क्रिटिसाइज करेंगे, है ना। तो आप उस क्रिटिसिज्म के लिए हैंडल करने के लिए रेडी हो, है ना। और हो सकता है कि आप किसी से पैसे मांगोगे, आपको हो सकता है अगर वो उतने उतने पैसे ना मिले, कभी कभी आपको कम पैसों में या फिर बिना पैसों के काम करना पड़े, क्या आप उस कंडीशन में रेडी हो? तभी डॉक्टर बनो। क्या आप इतनी सारी स्टडीज जो है वो करने के लिए रेडी हो? तो ही डॉक्टर बनो। तो दूसरी बात क्या होती है कि कई बार भाई मेडिकल का जो सफर है ना, 5 साल ये जो एमबीबीएस में जाते हैं, इन 5 साल में अगर आपके अच्छे दोस्त, अच्छा पार्टनर और वो ऐसा कोई पर्सन नहीं मिल पाता जिसके साथ आप अपनी मेंटल जो थॉट्स हैं उनको शेयर कर सको, तो ये सफर काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि पल पल किसी ना किसी तरीके से स्ट्रेस आता ही है, कितनी भी आप समझदारी दिखा लो। क्योंकि मैं जानती हूँ, मतलब मेरे मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बहुत अच्छे तरीके से कि आप इस कंडीशन में ऐसे रिएक्ट करना है, इस कंडीशन में ऐसे रिएक्ट करना है, उसके बावजूद, ठीक है, मतलब उसके बावजूद भी शेड्यूल इतना हैक्टिक और लाइफस्टाइल इतनी हैक्टिक हो जाती है कि क्या होता है कि स्ट्रेस डेवलप होने ही लगता है ना। तो स्ट्रेसफुल लाइफ है,
उसको मैनेज कर सको तो फिर आओ भाई। और सिर्फ ये मत सोचो कि मतलब मैं जब एडमिशन हुआ था ना मेरा, तो लोग मुझसे कहने लगे अरे अब तो ये बहुत पैसा कमाएगी, बहुत पैसा कमाएगी। लोग ये नहीं कह रहे हैं कि इसको बहुत पढ़ना पड़ेगा, लोग ये नहीं कह रहे हैं कि इसको अब मतलब बहुत ज्यादा फोकस्ड रह के लोगों के बारे में पॉजिटिव सोचना है, लोगों की केयरफुल, जो केयर करने वाला जो माइंडसेट होता है, वो नेचर होता है, वो नहीं वो बनाना है, वो वाली बातें नहीं कर रहे हैं। पैसा कमाएगी, बस एक ही बात कि पैसा कमाएगी लड़की। और मेरे पापा से भी अरे अब तो तुम्हारी लड़की बहुत पैसा कमाएगी। अरे आप ये भी तो देखो, उस पैसा कमाने के लिए कितनी मेहनत भी तो करनी पड़ेगी, दिन रात जाके पढ़ना भी पड़ेगा मुझे, मेरे अंदर वो काइंडनेस भी डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक वो काइंडनेस नहीं होगी मैं पेशेंट को कैसे ट्रीट करूंगी। और पेशेंट नहीं ट्रीट होगा तो फिर लोग आके ही मुझे ही क्या क्या करते हैं वो तो सबको पता ही है ना। उन चीजों को मैं नहीं बोलना चाहती, लेकिन नेगेटिव चीजें भी हैं। सिर्फ पैसा देख के बताना, क्योंकि ज्यादातर लोग पैसा देख के ही आते हैं मेडिकल में, है ना, कि पैसा बहुत कमाते हैं। ऐसा नहीं होता है, आप पैसा अदर फील्ड में भी बहुत ज्यादा कमा सकते हो, इससे ज्यादा कमा सकते हो। बस ये है कि सच में डेडिकेशन हो इसके लिए तभी। ओके। सो यहाँ पर ना मेरा एक क्वेश्चन है कि जो इंडिया की एमबीबीएस है और जो बाहर, मतलब लेट से एक, वैसे तो आजकल सीट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है नीट में, लेकिन अगर एक एस्पिरेंट का इंडिया में नंबर नहीं आया गवर्नमेंट कॉलेज से और उसके पास प्राइवेट से एमबीबीएस करने लायक भी इतना उसकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है, तो अकॉर्डिंग टू यू, आपके सजेशन में क्या वो बाहर से किसी भी कंट्री से एमबीबीएस करके आके इंडिया में स्टेब्लिश हो सकता है? मतलब क्या अच्छी बाहर बाहर से एमबीबीएस करने के बाद अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं? क्या वो बाहर सेटल अच्छे से हो सकता है? क्या मतलब आपके नोन है, लाइक इफ यू आर अवेयर कि ऐसी सिचुएशन अच्छी है, ये एज अ बैकअप प्लान भी अच्छा है, या फिर उस इंसान को अगर उसे एमबीबीएस में नहीं मिल रहा है नंबर, तो उसे कुछ और डोमेन एक्सप्लोर करनी चाहिए, जैसे वो बायोटेक कर ले या फिर बीएससी बीटेक किसी और डोमेन में कर ले, या फिर बाहर जाके एमबीबीएस करना एक बेटर ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू यू? देखिए, अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो और गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाता है और इंडिया का प्राइवेट कॉलेज भी अगर अफोर्ड नहीं कर पाते हो, तो बिल्कुल जा सकते हो, फॉरेन से मेडिकल कर सकते हो, एमबीबीएस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जो एमबीबीएस की पढ़ाई है वो सब जगह सेम है। पहले मुझे ऐसा लगता था कि भाई जब मेरा एडमिशन नहीं हुआ था तब मुझे लगता था नहीं, गवर्नमेंट से एमबीबीएस करते हैं ना तो उसकी बात ही अलग होती है, तो उसकी बस इतनी ही बात होती है कि आपने नीट क्रैक किया है और आपकी बहुत ही कम फीस पर आपकी एमबीबीएस हो रही है, बस इतनी ही बात होती है और कुछ बात नहीं है। बाकी पढ़ने के लिए जो बुक्स है, मटेरियल है, वो सब कुछ सेम है। और अब तो ऑनलाइन स्टडीज होती है ना, तो ऑनलाइन स्टडीज तो वो सबको पहुंच रही है, चाहे आप फॉरेन से कर रहे हो, चाहे प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो, चाहे गवर्नमेंट से कर रहे हो। इवन पता है, अभी रिसेंट में भी नीट 2024 का रिजल्ट आया, उसमें 10th रैंक जो है ना वो भी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट की ही है। तो आप सोचो कि नीट पीजी 2024 में 10th रैंक भी एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट निकाल रहा है। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि जो बाहर से एमबीबीएस करके आए हैं और उसके बाद यहाँ पर रैंकर्स बन रहे हैं, एम्स में अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि आप बाहर से एमबीबीएस करके आओगे तो आपकी वैल्यू नहीं होगी। देखो, वही बात है कि अगर कोई अब कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं अरे नहीं ये तो एफएमजी है या फिर ये तो बाहर से आया है। तो देखो, जो जज करने वाले लोग होते हैं ना, वो तो जज उसको भी कर लेते हैं, आप कितना भी अच्छा काम कर लो, अगर जज करने वाला होगा तो वो जज मुझे भी कर लेगा, अरे क्या ही किया है, बस एक एमबीबीएस की डिग्री ही तो है। जो समझने वाला होगा तो वो, आप कोई छोटी सी भी डिग्री कर लो उसको भी समझेगा। ठीक है, तो मैं जो अब उन लोगों के हिसाब से अपने डिसीजन चेंज नहीं करने हैं कि यार वो मुझे ऐसे बोलेगा, अरे वो बोल रहा है ना तो उसका भी मेंटल लेवल थोड़ा छोटा है, उसकी सोच छोटी है इसलिए बोल रहा है। लेकिन अगर हम प्रॉपरली बात करें तो ना उधर की स्टडीज में कोई डिफरेंस है, मतलब इधर और उधर दोनों ही साइड की स्टडीज सेम है। अब आने वाले टाइम में तो नेक्स्ट का एग्जाम और होने वाला है, तो वो तो सबको ही देना है, चाहे इंडिया से गवर्नमेंट, चाहे इंडिया के कॉलेज से करो, चाहे बाहर के कॉलेज से करो, आपको एमबीबीएस जब एंड होगा और उसके बाद नेक्स्ट का एग्जाम सबको देना है। दूसरी चीज ये है कि मतलब प्रैक्टिस और इन सब में कोई डिफरेंस ही नहीं है अल्टीमेटली, है ना। तो आप कहीं पे भी जा सकते हो, बस ये अगर आपका मन है कि मेरे को एमबीबीएस करना है तो बिल्कुल आप बाहर से कर सकते हो। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं जो बाहर से करके आए हैं, इवन मैं बता रही हूँ दे हैव बेटर नॉलेज। जो मेरे कॉलेज और मेरे आसपास के लोगों को देख रही हूँ ना, मैं उनसे ज्यादा नॉलेज उनके पास है, बिकॉज दे आर स्टडीइंग ना, वो बुक्स पढ़ रहे हैं, वो ऑनलाइन जो भी रिसोर्सेज है उनको यूज कर रहे हैं, उनके पास बेटर नॉलेज है। लेकिन अगर आप अपने स्वैग में रहोगे कि अरे भाई मैंने तो गवर्नमेंट निकाला है, तो वो स्वैग जो है ना, वो कहता है ना कि ये स्वैग जो आपको थोड़ा सा नीचे भी गिरा देता है। वो फॉरेन चले जाते हैं, उनके मन में कभी कभी ये रह जाता है नहीं यार मैंने यूजी नहीं निकाल पाया था, पीजी निकालना है। कई बार यूजी लोग इसलिए नहीं निकाल पाते, उनका फिजिक्स अच्छा नहीं है, केमिस्ट्री अच्छा नहीं है,
उनका बायोलॉजी अच्छा है, उनको डॉक्टर बनना अच्छा लगता है, उनको पेशेंट को ट्रीट करना अच्छा लगता है, तो दे कैन बिकम बेटर डॉक्टर। और कई बार ऐसे भी होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स पर आए हैं, ठीक है, अच्छे मार्क्स लेके आए हैं, कॉलेज में आके वो काफी सारी गलत हैबिट्स में भी पड़ जाते हैं, तो वो अपना पूरा करियर ही स्पॉइल कर देते हैं। मतलब गलत हैबिट्स कॉलेज की क्या है वो जनरली सभी समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम सब में जाके फिर वो अल्टीमेटली फिर वो क्या ही डॉक्टर बन रहा है ना, उसने तो अपने आप को गलत हैबिट्स में डाल दिया। तो सिर्फ नीट यूजी क्रैक कर लेना इज नॉट द क्राइटेरिया कि आप ये कह दो कि ये बंदा अच्छा है, ये बंदा इंटेलिजेंट है, ये बंदा अच्छा डॉक्टर बनेगा। ये क्राइटेरिया बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप प्राइवेट से कर रहे हो, अगर आप फॉरेन से भी करके आ रहे हो, लेकिन आप एमबीबीएस की ड्यूरेशन की बुक्स, एमबीबीएस की ड्यूरेशन का जो नई मटेरियल है वो अच्छे से पढ़ रहे हो, तो देन यू कैन बी अ बेटर डॉक्टर देन दैट पर्सन हु हैज क्रैक्ड द एग्जाम ऑफ नीट यूजी, है ना। तो जस्ट मैटर करता है कि आप बस एमबीबीएस में घुस जाओ अगर आपको डॉक्टर बनना है तो, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि पढ़ना तो भाई पड़ेगा, पढ़ सको तो घुसो। तो समीक्षा, जब आपने फर्स्ट टाइम ह्यूमन बॉडी देखी थी तो आपका क्या रिएक्शन था उसके ऊपर, और आपने उस ह्यूमन बॉडी पे क्या किया था? हम लोग जो फर्स्ट ईयर में थे ना, तो फर्स्ट ईयर में हमें कैडेवर दिया जाता है। तो कैडेवर पहले हमें पता नहीं था कि हमारी ना जैसे 2 बजे से लेके 4 बजे तक डीएच होता है, डायसेक्शन हॉल, वहां पे क्लास होती है 2 घंटे की। तो हम डेली जाते थे। तो स्टार्टिंग के कुछ दिनों में तो हमें पता नहीं था, मतलब मुझे नहीं पता था, और बच्चों को बताओ तो वो मुझे नहीं पता था कि वहां पे ऐसे कैडेवर आएगा और फिर हमको ये सब करना पड़ेगा, मुझे कुछ नहीं पता था, मैं तो जा रही थी। फिर कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि वहां पे टेबल पे कैडेवर रखा हुआ है, और मतलब मैं शॉक्ड हो गई भाई कि एक डेड बॉडी मेरे सामने है। लेकिन ये है कि मैं ना बहुत ज्यादा इमोशनल टाइप नहीं हूँ इस सब मामले में, बुक्स और स्टडीज के मामले में। मुझे लगता है कि हाँ भाई बॉडी है और मुझे करना है। स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता था, वो फॉर्मेलिन में डली रहती है ना बॉडी, तो फॉर्मेलिन की वजह से ना मतलब बहुत ज्यादा ऐसे आंखों से आंसू भी आ रहे होते हैं, नेजल फ्लो भी हो रखा होता है, मतलब बहुत ज्यादा ऐसे इरिटेटिंग सा हो रहा होता है। लेकिन एक टाइम बाद तो ऐसे हैबिट हो गई थी। पहले तो ये था कि हल्का सा हमारे पास स्कैल्पेल होता है और हल्का सा भी कट करते थे ना, तो ऐसा लगता था कहीं इन्हें दर्द ना हो, इनको कुछ हो ना जाए। लेकिन फिर तो धीरे धीरे ये है कि यहाँ से काटो फिर अंदर से निकालो, ऐसे करो, फिर सारे पार्ट्स बाहर निकाल लो, कुछ भी पकड़ लो। फिर तो ऐसी हैबिट हो गई थी। लेकिन शुरू में तो ऐसा लगता था कि जरा सा भी उन्हें दर्द ना हो जाए, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। तो शुरू के 1-2 दिन ही रहता है, लेकिन फिर तो ऐसा रहता है लाओ काटो, और तो स्टार्टिंग में ही होता है। और ऐसे तो मेरे साथ एक ऑपरेशन थिएटर वाला भी था। मतलब पहले, मतलब मैं जब पहली बार ऑपरेशन थिएटर में गई थी तो मैं सेकंड ईयर में थी, और हर्निया का ऑपरेशन हो रहा था, सर कर रहे थे और हम बगल में खड़े होकर देख रहे थे। तो शुरू में ऐसा होता था कि मैं ना फील करती थी कि अब हर्निया का ऑपरेशन हो रहा है, मैं फील कर रही हूँ कि मेरी बॉडी कट रही है, सर अंदर से जो भी चीजें निकाल रहे हैं मैं सोची मेरे अंदर से निकल रहा है। और फिर मैं ये सोचते 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 इतना ज्यादा वो अजीब सा हो गया मेरे को कि मैं वहीं पे मतलब बेहोशी होने वाली थी। फिर मैं तुरंत ओटी से बाहर निकली, फिर थोड़ा बैलेंस किया। लेकिन वो पहला इंसिडेंट था, उसके बाद तो तब से ये था कि अब खूब सारे ऑपरेशन देख लिए हैं, अब अपने ऊपर फील नहीं करती। पहले किसी के पेशेंट को देख लिया ना कि अरे चोट लग रही है, पस निकल रहा है, तो लगता था मेरे ही लग रहा है, मुझे दर्द हो रहा है ना, बड़ा दर्द हो रहा होगा। मतलब पहले बहुत इमोशनल सा होता था। लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ कि अगर मैं पेशेंट के इमोशन को खुद पे लूंगी तो फिर मैं नहीं कर सकती उस चीज को। तो धीरे धीरे चेंज हो जाता है पर्सपेक्टिव। यहाँ पर आपने ना बहुत अच्छी बात बोली है कि मतलब बहुत सारे लोग होते हैं कि हो सकता है वो पढ़ाई में बहुत अच्छे हों, लेकिन क्या पता वो अपने इमोशनल हैंडलिंग में इतने अच्छे ना हों। और क्या पता क्या वो जब वो पेशेंट को देखें, डेड बॉडी को देखें, या फिर एक इंजर्ड बॉडी को देखें, तो क्या पता वो अपने इमोशंस में बह जाएं और इमोशंस कंट्रोल ना कर पाए। तो पढ़ाई में अच्छा होना और एक डॉक्टर की अदर ट्रेट्स होना, ठीक है। तो जैसे अभी आपने मैं बस यहाँ पर एक छोटा सा वो जानना चाहता हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन आपके अकॉर्डिंग एक बहुत अच्छा डॉक्टर है उसके सबसे क्या क्या उसके अंदर एक अच्छे ट्रेट्स होने चाहिए। पढ़ाई में अच्छा, बहुत ज़्यादा पढ़ना वो तो सबको पता है, लेकिन उसके अलावा क्या और अच्छे ट्रेड्स होने चाहिए एक अच्छे डॉक्टर में? एक अच्छे डॉक्टर के अंदर सबसे पहले होना चाहिए एक अच्छा बिहेवियर, है ना। बिकॉज पेशेंट आता है डॉक्टर के पास सिर्फ इस उम्मीद से कि डॉक्टर कुछ बता दे ऐसा जो समझा दे कि मुझे क्या दिक्कत है और मैं ठीक हो जाऊं फिर। क्योंकि हम एक पेशेंट को नहीं पता उसकी बॉडी में क्या हो रहा है। तो मुझे लगता है कि एक डॉक्टर को अपनी नॉलेज पहले वो साइड में रखे
और पहले वो ये देखे कि वो किस तरह से पेशेंट को कंसोल कर सकते हैं, अच्छे से बात कर सकते हैं, और अच्छा बिहेवियर होना मुझे लगता है ज्यादा जरूरी है, ताकि क्योंकि पेशेंट से आप बस थोड़ा आराम से अच्छे से बोल दो ना कि अरे आप ठीक हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है, तो बस इतने से ही पेशेंट ठीक भी हो जाता है। वो होता है ना कि काफी कुछ साइकोलॉजिकल भी होता है। अब यही अगर पेशेंट को डरा दिया जाएगा ना, तो फिर वैसे ही डर जाएगा वो, आगे इम्प्रूवमेंट क्या ही होगा फिर, है ना। तो यही मुझे लगता है कि गुड बिहेवियर होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ग्रेट। सो समीक्षा, हम अपना फिर पॉडकास्ट एंड करते हैं। बस एक लास्ट क्वेश्चन, अगर आप हमारे व्यूअर्स को बता पाओ जो भी हमारी ये वीडियो देख रहे हैं कि अ डे इन अ लाइफ ऑफ अ एमबीबीएस स्टूडेंट, तो अगर आप अपने कॉलेज से एग्जांपल देखें कि आप अपनी जर्नी से, कि आपके 24 आवर्स का अगर आप मोटा मोटा स्केड्यूल बता पाएं, कि मतलब पूरे दिन का आप अपना कि कैसे कैसे क्लासेस रहती हैं, कितना टाइम आप अपनी सेल्फ स्टडी में देते हैं, करिकुलम को देते हैं, इसके बाद। तो जैसे कि एमबीबीएस में क्या होता है, जैसे आप सेकंड ईयर में आते हो तो सेकंड ईयर में क्या होता है, क्लिनिकल पोस्टिंग्स लगना स्टार्ट हो जाती है। क्लिनिकल पोस्टिंग से हमें हॉस्पिटल जाना होता है। तो अब मैं जैसे फाइनल ईयर में हूँ, तो मेरी क्लिनिकल पोस्टिंग लगती है, तो सुबह मेरी 8 बजे से क्लासेस होती है। तो सुबह जल्दी जल्दी रेडी होके सुबह 8 बजे से 10 बजे तक क्लास होती है, 8 से 9 और 9 से 10, दो क्लासेस हो गई। फिर 10 बजे से 1 बजे तक हॉस्पिटल रहना होता है। तो हॉस्पिटल में हम क्या करते हैं कि डॉक्टर जो पेशेंट को देख रहे हैं, तो उनके साथ भी हम भी देखते हैं। फिर वो हमें बताते हैं कि देखो ये पेशेंट है, ये कंप्लेंट लेके आया है, फिर इसको इस तरह से देखना है। अब मतलब उस डिजीज, कोई भी पेशेंट आता है कोई पर्टिकुलर डिजीज लेके, तो उस डिजीज को हमसे हमारे साथ वो डिस्कस करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, उसके ट्रीटमेंट को लेके डिस्कशन होता है। तो ये सब चीजें हम उस टाइम पे कर लेते हैं। मतलब अल्टीमेटली इसका ये रहता है कि आप जो बुक में पढ़ रहे हो, वो चीज आप क्लिनिकली सामने भी देख सको पेशेंट के ऊपर, ठीक है, डॉक्टर के साथ। फिर उसके बाद मेरा 1 से 2 PM के बीच में लंच रहता है। फिर उसके बाद 2 से 3 और 3 से 4 फिर से मेरी क्लासेस रहती हैं। तो अल्टीमेटली सुबह 8 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक मेरा कॉलेज रहता है। फिर शाम को 4 बजे आते हैं, थोड़ा सा 1-2 घंटे रेस्ट में निकल जाते हैं। फिर उसके बाद फिर से वही है कि हाँ भाई अपना फिर से स्टडीज करनी है। तो अराउंड मैं तो 3 घंटे का यहाँ पे स्टडीज, सेल्फ स्टडीज को दे देती हूँ। थोड़ा सा मैं ऑनलाइन भी वर्क करती हूँ, ठीक है, तो उन सब चीजों के लिए भी मुझे थोड़ा टाइम देना होता है। तो 1-2 घंटे लगभग मेरे को यूट्यूब से रिलेटेड कोई भी वर्क है तो उसको दे दिया, दैट्स इट। फिर उसके बाद ये है कि डिनर वगैरह, डिनर का टाइमिंग हमारा 8 से 9 वाला टाइम रहता है, तो डिनर कर लिया। और बेसिकली अगर मैं ये देखती हूँ कि अगर मैं जैसे यूट्यूब वगैरह वाला काम ना करूँ, एक जनरल स्टूडेंट की बात करूँ, तो इतना टाइम आराम से मिल जाता है कि आप कॉलेज से आओ तो 3 घंटे की अपनी सेल्फ स्टडी मेंटेन करो, और अपने अदर जो भी हैबिट्स हैं जैसे कि गेम्स है और फ्रेंड्स के साथ फन करना है, तो इन सबको भी टाइम दे सकते हैं आराम से। और फिर वही है कि हॉस्टल है, तो हॉस्टल में थोड़ा लेट नाइट तक जागना और ये सब तो रहता ही है, थोड़ा बहुत पार्टीज एंड ऑल कभी कभी। तो यही रहता है शेड्यूल, बस बेसिकली पूरे दिन का अभी तो। मैंने सुना है कि जैसे मतलब हम तो इंजीनियर हैं, हमें फिर भी बहुत डिसेंट अमाउंट में छुट्टी मिल जाती थी। एमबीबीएस की मतलब अगर पूरे 365 डेज में देखें तो बस मैंने सुना है कि बस 30-35 छुट्टीज मिलती हैं, ऐसा सीन है क्या? हाँ, मतलब छुट्टियां तो बहुत कम मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, थ्योरीज में 75% अटेंडेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है, और 80% क्लिनिकल में अटेंडेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो अटेंडेंस का बहुत ज्यादा होता है, तो अपनी अटेंडेंस मेंटेन करना इसलिए ज्यादा जरूरी होता है। छुट्टियां यही है कि जो मतलब फेस्टिवल्स आते हैं ना, तो उन्हीं पर होती है। ओके, ग्रेट ग्रेट। सो समीक्षा, आई थिंक दैट वाज इट फ्रॉम आवर साइड। ठीक है, मतलब काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग आपने इनसाइट्स बताई अपनी जर्नी से, और मेरा मानना है कि जो भी हमारे व्यूअर्स, जो भी पेरेंट्स और एस्पिरेंट्स ये वीडियो देख रहे होंगे, वो आपकी जर्नी से काफ़ी कुछ रिलेट करेंगे, काफ़ी कुछ सीखेंगे। ठीक है, कि जो मेरे को सबसे अच्छी चीज़ लगी वही कि यार बस वो एक होता है ना कि दूर के ढोल सुहावने, बाहर से अच्छे लगता है। तो वो काफ़ी अच्छा चीज़ बताया कि यार बस पैसा नहीं है, ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें लगती हैं एक डॉक्टर बनने में। जो एक रिफाइन होकर डॉक्टर निकल के आता है ना, उसमें उसका बिहेवियर, उसका पर्सनैलिटी, ठीक है, वो कैसे बात कर रहा है, उसका एटीट्यूड, ठीक है, कितनी वो मेंटल स्ट्रेस झेल पा रहा है, ठीक है। तो ये सारी भी चीज़ें एक ज़रूरी हैं, और सिर्फ पैसा ही नहीं है। ओके, अगर आपके लिए अगर ड्राइविंग फोर्स पैसा है, ठीक है, तो हो सकता है कि आप शायद अच्छे डॉक्टर ना भी बन पाए, बन भी बिल्कुल। सकते हैं, वो तो डिपेंड करता है यार, ये सब्जेक्टिव टॉपिक है। ठीक है, लेकिन काफ़ी काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, और थैंक यू सो मच यार, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से संडे के दिन हमारे पॉडकास्ट की इनविटेशन एक्सेप्ट की। और एक लास्ट में जाते जाते अगर आप अपने अपने एक्सपीरियंस है जो नीट के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए कुछ 2 लाइन कहना चाहेंगे, या फिर कुछ भी टिप्स शॉर्ट में कुछ बोलना चाहेंगे उनके लिए?
मैं तो नीट एस्पायरेंट्स को यही कहूंगी कि अगर पहले तो डिसाइड कर लो कि सच में डॉक्टर बनना है कि नहीं बनना है, और डिसाइड हो गया है तो फिर सबको देखना बंद कर दो। लोग क्रिटिसाइज तो करेंगे ही, और कि इतना कंपटीशन और इतना कंपटीशन लगेगा ही। इतना ध्यान रखो कि एक सीट चाहिए, तो एक सीट चाहिए तो फिर बस आखिरी तक लगे रहना, छोड़ना मत, क्योंकि जो आखिरी तक टिका रहेगा ना, वो जरूर निकल जाएगा। ग्रेट ग्रेट। सो थैंक यू सो मच समीक्षा। सो हाँ हाँ सो हाँ जी। सो थैंक यू सो मच समीक्षा, बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल सेशन था, बहुत बहुत इंटरेक्टिव भी था। ठीक है, तो इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। हैव अ मैं वंडरफुल डे। मैंने तो थैंक बस यू यही सो कोशिश की है कि जो भी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं उनको मतलब ओरिजिनल रहते हुए शेयर करूं, क्योंकि कुछ भी प्लान करके आओ, कुछ भी लिख के रखो, तो उससे ना ओरिजिनलिटी मेंटेन नहीं हो पाती है।